नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी पीटी एनसीईआरटी सीरीज में हिस्ट्री में आज हम लोग छठा लेसन जो कि है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले 5 लेसन्स को हम लोगों ने देख लिया है। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा सबका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। रिवीजन के लिए आप वहाँ से एक बार ज़रूर दोहरा लें। काफ़ी अच्छे इसमें प्रश्न रहते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम में मिल सकता है। इनमें प्रश्नों की शैली इस प्रकार से रहती है कि आपने तो चीज़ें तो पढ़ी है, लेकिन जवाब किस तरह से देना है वो इसमें हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है, निम्नलिखित में कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ पूछ रहा है। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो ध्यान रखिए, 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4, 5 अर्थात ऋग्वेद को छोड़ करके जितने भी ग्रंथ हैं ये सभी क्या हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। देखते हैं। कहता है कि 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। अर्थात ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उसके बाद जो भी रचनाएं हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई। आगे कहता है कि ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक ग्रंथों के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। एक तरफ है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, दूसरी तरफ है सेवा, यज्ञ, रक्षा, व्यापार। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए क्या कहता है। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते हैं। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था, जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। दूसरे थे क्षत्रिय, जो शासक वर्ग था। इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य थे, जिनके अंतर्गत कृषक जो है और पशुपालक तथा व्यापारी आते थे। चौथा जो है कहता है शूद्रों का स्थान अंतिम था। अन्य तीनों वर्णों की सेवा इनका कार्य था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कथन में कि उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में महिला को शूद्र के समान माना गया था और इन दोनों को अर्थात महिला तथा शूद्र को वेदों के अध्ययन का समान अधिकार नहीं था। कारण कथन वाला है, ऑप्शन आपको मालूम ही होगा। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। बी कहता है कि ए और आर कथन तथा कारण दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया था। सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इस वजह से कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण जो है ये नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, दोनों को, क्षत्रियों को भी और वैश्यों को भी। फिर कहता है कि शूद्रों को अछूत माना जाता था। और तीसरा है सभी वर्णों का निर्धारण
जन्म के आधार पर होता था। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 एवं 3। देखिए क्या कहता है। वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। आगे कहता है, अछूत की जो अवधारणा है ये वैदिक काल के बाद में आई। वैदिक काल में अछूत की कोई अवधारणा, कोई कंसेप्ट नहीं था। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया है। इसलिए कथन 2 गलत है। वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। ये इसके बाद के काल में ये उपजा है। आगे कहता है, वैदिक काल के अंत तक अर्थात उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जो है ये जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, जबकि इससे पूर्व लोगों का जो धर्म है उनके व्यवसाय पर निर्भर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। आगे कहता है, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। कौन सा कथन सही है? काफी टाइट क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। दोनों कथन इसमें जो है सही है। कहता है, कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। आगे कहता है, कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की थी। वहीं इस महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। इस वजह से ये दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। जनपद नामक इकाई की खुदाई की गई है पुरातत्वविदों के द्वारा। कहता है कि ये जनपदीय बस्तियां निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर स्थित है। ऑप्शन देख लीजिए आप। पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अंतरंजी खेड़ा एटा। सही जवाब है 1, 2, 3 अर्थात पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अंतरंजी खेड़ा एटा। इन सभी जगहों पर हमें जनपदीय बस्तियां प्राप्त हुई है। देखिए क्या कहता है कि महायज्ञों को करने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा न होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। जो राजा महायज्ञ को करता था वह जन का राजा नहीं होकर के जनपद का राजा होने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख स्थान है। कहता है कि जनपद के लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलों को उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, चित्रित धूसर पात्र। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद की बात हो रही है। आगे कहता है कि महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। नेक्स्ट है
कि राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था और वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। कथन बताना है कौन सा सही है। ध्यान रखिए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल जो एक था वो सही है। कहता है लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी तो की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान। इस वजह से कथन 2 गलत है। ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर चीज में मिस कर सकते हैं एग्जाम के समय में। तो पूरा जो वेतन है आहत सिक्के के रूप में नहीं होता था। क्लियर है, कुछ भुगतान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। नेक्स्ट है कि कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। सही जवाब देखते हैं क्या है, केवल 2, अर्थात 1 नंबर जो है 1/3 हिस्सा महाजनपद के टाइम में गलत है। देखिए क्या कहता है कि महाजनपद के राजाओं को विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः राजा जो है ये लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर न रह करके अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। और आगे कहता है कि फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे, जो प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा होता था जिसे भाग कहा जाता था। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन में 1/3 हमें मिला था, इसलिए ये कथन गलत हो गया। आगे कहता है कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पशुपालकों को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखिटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। सही कथन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1 और 2 सही है। कहता है कि कथन 1 व 2 सही है परंतु 3 गलत है, क्योंकि आखिटकों व संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। अर्थात ये जो आखिटक होते थे या संग्राहक होते थे ये कर से मुक्त नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? कौशाम्बी, तो सही जवाब है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी स्थित था। देखिए कहता है कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कहाँ पर थी? वत्स की राजधानी। ठीक है, वत्स कौशाम्बी जाओ कृपा बनेगी, ऐसे याद रख सकते हैं आप। निर्मल बाबा जैसे बोलते थे, वत्स कौशाम्बी जाओ कृपा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कहता है कि महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। कहता है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। नेक्स्ट है कि लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण करके शुरू कर दिया था। ये महाजनपदीय युग में ऐसे परिवर्तन थे या नहीं, यही पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए दोनों ही कथन सही है।
क्या कहता है, देखिए। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। इससे क्या होने लगा कि कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था, और इस कारण से जो है अधिक जुताई हुई तो फसल की उपज भी बढ़ गई। नेक्स्ट कहता है, लोगों ने धान के बीज छिड़क कर उपजाने के बजाय धान के पौधे रोपण की प्रक्रिया भी सीख ली थी। इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते व पैदावार जो है ये ज़्यादा रहती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम अधिकतर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमक्कार करते थे। ध्यान रखिएगा, भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमक्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है कि मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर के गुजरती थी। नेक्स्ट है कथन कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। कौन सा कथन सही है? तो ध्यान देखिए, तीनों कथन सही है। क्यों, देख लेते हैं। कहता है लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर के बहती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। आगे कहता है कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सोने के हाथी रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ जो हैं ये प्राप्त होती थी। माफ करें, सेना के लिए हाथी रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती थी। आगे कहता है कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। ये बात हो रही है मगध की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मगध का शासक नहीं रहा? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, प्रसेनजीत। तो ध्यान रखिए, प्रसेनजीत क्या कहता है देख लेते हैं कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत जो है ये कौशल महाजनपद का राजा था। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही? राजगृह, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र। तो ध्यान रखिए, सही जवाब होगा केवल 3, ऑप्शन नंबर 3। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, ये भी इसको भी राजधानी बनाया गया था, जबकि श्रावस्ती जो है ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। देखिए क्या कहता है। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। कहता है जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मगध के निकट ही वज्जीराज था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली, कौशाम्बी, मथुरा, चंपा। तो सही जवाब है वैशाली। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वैशाली की शादी में शहनाई बजी, वज्जी। ठीक है। चंपा की राजधानी अंग थी। कहता है मगध के निकट ही वज्जीराज था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ध्यान रखिए, मथुरा सूरसेन, कौशाम्बी वत्स, कौशाम्बी जाओ कृपा बनेगा, चंपा का अंग, चंपा अंग,
महाजनपद की प्रमुख राजधानियां देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। सही जवाब क्या है देख लीजिए कि केवल 2। कहता है कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है, ना कि केवल एक व्यक्ति से। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे, बड़ा एरिया, एक से ज़्यादा शासक। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों का संपन्न करते थे। इसलिए कथन एक गलत है, क्योंकि कथन एक में कह रहा है कि एक व्यक्ति के अंदर में बड़ा क्षेत्र, उसको गण कहेंगे। जी नहीं, बड़ा क्षेत्र में कई सारे राजा, उन सभी को गण कहेंगे। आगे कहता है ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत, वाद विवाद के जरिए फैसला लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार अर्थात भूमिहीन कृषक जो है इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि गणों या संघ पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी। मौर्य ने, गुप्त ने, कुषाण ने, सातवाहन ने। तो ध्यान रखिए गण पर या संघ पर विजय प्राप्त की थी गुप्त शासकों ने। कहता है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें राज्यों में मिला लिया था। ध्यान रखिएगा, गण और संघ पर किसने विजय प्राप्त की थी, किन शासकों ने, गुप्त शासकों ने। कहता है कि दिग् निकाय जो है निम्नलिखित में से क्या है। जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, उपनिषद। तो सही जवाब है बौद्ध ग्रंथ। कहता है दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हुए हैं। इसे लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ध्यान रखिएगा ये दिग् निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। दीपवंश, महावंश ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम क्या है। तो आसान सवाल है, ये है ऑप्शन नंबर सी, वश्यकार। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वश्यकार को वज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने हेतु बुद्ध के पास भेजा था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कहता है लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। अगला जो कथन है, एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ये एथेंस की बात हो रही है। देखते हैं कौन सा सही है। तो उपर्युक्त कथन सही है। देखिए क्या कहता है, यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चलती रही। वहां 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। आगे कहता है कि यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। एथेंस में व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी एवं यहाँ पर खाद्यान्नों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। क्लियर है। आज थोड़ा वीडियो हम जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश, क्योंकि बगल में कहीं पूजा हो रहा है और लाउड स्पीकर लगा है, शायद आवाज़ आ रहा होगा। तो खैर माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। 7वां है नए प्रश्न नए विचार। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।